हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग कहोगे मैम ये क्या है? आप लोगों को मंडे को लास्ट मेरे हैंड रिटन नोट से एक वीडियो मिला, 1 घंटा 22 मिनट समथिंग रहा होगा। ठीक, उसके बाद मैंने आप लोगों से जैसा प्रॉमिस किया था कि राजू पब्लिकेशन से क्लास 11th, कौन सा क्लास 11th का मैं चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करूंगी। अब मैंने सोचा है मैं थ्योरी विथ एमसीक्यू कराया करूंगी, जो आप लोगों ने कहा था। ठीक, कि मैम पहले थ्योरी लाइए फिर एमसीक्यू करा दीजिए। तो चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है। इसका नाम क्या है? मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। आप लोग जान लिए हमें पढ़ना क्या है। अब बिल्कुल भी कोई अनजान नहीं है कि ये क्या लेकर के आएंगे, ये क्या है क्या नहीं है। बाकी एकदम मैं पेज टू पेज भी नहीं पढ़ाऊंगी। जो चीज़ें मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं पढ़ा करके आगे निकल जाऊंगी। आप लोग नोट डाउन, कापी पेन लेते रहना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाली बुक से भी पढ़ाएंगे, तो एक एक लाइन आप लोगों को पढ़ाएंगे, फिर मैं थ्योरी विथ एमसीक्यू कराऊंगी। ठीक, 2 बच्चे पढ़ेंगे, 2 ही बच्चे पढ़ेंगे, मुझे बहुत लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। फिलहाल और हाँ, ऐसा नहीं है जैसे हफ्ते में, अब मैं आप लोग का कुछ बदलने वाले हूँ, ठीक है। हफ्ते में जैसे 3 दिन 4 दिन इस तरीके से चलाया, फिर 1 दिन 2 दिन केवल एमसीक्यू 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 सारा मिक्स ब्रांच से पूरा ला करके मैं 100 150 क्वेश्चन करा दिया करूंगी संडे के अलावा भी, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाओ। देख रही हूँ मैं कहीं से क्वेश्चन टाइप करने का मैं कहीं से प्रबंध खोज रही हूँ। अगर वो चीजें चल जाएगी तो आप लोगों के मान लो कि एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। हर दिन हम लोग क्या करेंगे, जहां तहां से समय निकाल करके एमसीक्यू भी हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि चीजें क्या हो, परफेक्ट होती चले। इधर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उधर क्या करेंगे, 2 दिन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिक्स 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 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरीके से आप लोग को मैं एकदम ऑलराउंडर बना दूंगी। सब लोग जान ले पढ़ना क्या है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप लोगों को अगर हो सके तो पुरानी वीडियो भी देखना शुरू करें, क्योंकि पुरानी चीजें आप लोग भूलते जा रहे हो। तो जब कभी समय मिले, ऐसा तो होता नहीं कि मेरा क्लास किसी दिन ना आए, लेकिन अगर ऐसा हो कि कहीं आप खाली हो, कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तो क्लास को दोहरा लिया करो, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर पहला है, पहले का नाम है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। क्या दिया है शायद आप लोग को इतने पे दिख रहा होगा। मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी एक अंतर विषयक विज्ञान है, ठीक, जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रित संबंधों का अध्ययन करता है। विज्ञान की इस शाखा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में एक साथ कई शास्त्रों के चिंतन फलक के में हुए परिवर्तन का परिणाम है। यह विज्ञान अपनी समय सा अध्ययन सामग्री और विधियों तथा सिद्धांतों के लिए जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल आदि पर आश्रित है। मानव पारिस्थितिकी, अब यहाँ से आप लोग नोट डाउन करना शुरू करना। मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग एलेन स्वैलो रिचर्ड द्वारा किया गया। ठीक ठीक है, किसमें किया गया? उनके लेख, उनके लेख है, उनके लेख सैनिटेशन इन डेली डेली लाइफ में हुआ, ठीक, जिसमें उन्होंने इसे मनुष्य के आसपास के पर्यावरण के मानव जीवन के पर प्रभावों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हॉर्लेन एच बैरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 के एक वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया। ठीक, ये चीजें आप लोग जान लिए। अब यहां से आप देखो, आधुनिक समय में इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नस्ट हैकल ने किया। इस तरीके से लिख लो यहाँ पे कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया। कब किया गया? 1866 में प्रयोग किया गया, और उन्होंने इसे प्रकृति के अर्थशास्त्र जैसा कुछ परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ आओ, मानव शास्त्र भी है। डार्विन के विकासवादी चिंतन के परिणाम प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हम पूरा नहीं आपको पढ़ाने वाले, यहाँ पे देख लो। हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता नामक वाक्यांश गढ़ा। कुछ आरंभिक चिंतकों ने ये सारी चीजें छोड़ दो, जो चीजें मुझे लगेगा पढ़ाई। यहाँ पे ये चार्ट देख लो। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है?
पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक में क्या क्या होगा? उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा एंड अपघटनकर्ता होगा। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक उपभोक्ता। अजैविक में क्या है? अकार्बनिक तत्व है, कार्बनिक तत्व है एंड जलवायु है, क्लाइमेट है। इस तरीके से आप देखते हुए चलो, जो चीजें मुझे लगेगा पढ़ाना केवल मैं वही पढ़ाऊंगी, बाकी इधर उधर की चीजों में हम लोग उलझेंगे नहीं। पर्यावरण का अर्थ दिया, मैं आपसे कहती हूँ ना कि पर्यावरण हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि परिधनावरण, ये सारी चीजें छोड़ दो। ठीक, यहाँ आ जाओ। पर्यावरण की परिभाषा, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से डेफिनेशन कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज जितना भी परिभाषा होगा मैं सब आप लोगों को दिखा दिखा करके स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूंगी, आप लेकर के नोट डाउन कर लेना। J.S. रॉय के अनुसार पर्यावरण या वातावरण यह वह वाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? तो ये परिभाषा दिया J.S. रॉस ने। किसने कहा? J.S. रॉस ने दिया। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव तथा अभिवृद्धि, विकास, प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है। ठीक। हर्स्कोविट्स के अनुसार क्या कहा गया पर्यावरण के बारे में? पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। डॉक्टर डेविस के अनुसार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन भौतिक स्वरूपों में से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। ये सारे परिभाषा आप फोटो खींच करके रख लेना। यहाँ पे देख लो कितने परिभाषा दिए हुए हैं, सब पर्यावरण से है। हमने कहा परिभाषा तो कम से कम आपको मैं कराई दूं। क्या है? डडले स्टैम्प के अनुसार पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। A.B. सक्सेना के अनुसार पर्यावरण वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में हमें संचेतना, ज्ञान और समझ देती है, इसके बारे में अनुकूल दृष्टिकोण का विकास करती है और इसके संरक्षण तथा सुधार की दिशा में हमें प्रतिबद्ध करती है। ठीक है। शिक्षा शास्त्री टॉमसन के अनुसार पर्यावरण ही शिक्षक है। शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। क्या कह रहा है? टॉमसन ने क्या कहा? तो टॉमसन ने कहा पर्यावरण ही शिक्षक है, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारा टीचर है, और शिक्षा का काम छात्र को उनके अनुकूल बनाना है। यानी शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा का कार्य ये है कि छात्र को उसके अनुकूल बनाना। ठीक है। विश्व शब्दकोश के अनुसार क्या है? पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व प्रजातियों के विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। हर्स्कोविट्स के अनुसार जो तथ्य मानव के जीवन के विकास को प्रभावित करते हैं, उन संपूर्ण तथ्यों को पर्यावरण कहलाता है, भले ही वे तथ्य सजीव हों अथवा निर्जीव। ये किसने कहा? आपने कहा मैम, हर्स्कोविट्स ने कहा। वो इतने खुश थे कि उन्हें मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तभी उन्होंने सजीव और निर्जीव बात कह दी है। ठीक। जर्मन वैज्ञानिक फीटिंग के अनुसार पर्यावरण जीवों के परिवृत्तीय कारकों का योग है। इसमें जीवन की परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। इस तरीके से जो भी परिभाषा है आप लोगों ने देख लिया। ये परिभाषा है, आप लोग फोटो खींच लेना। ठीक है। और परिभाषा जो भी 10-12 है आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से परिभाषा बनेगा। अब ये देखो पर्यावरण के अंग क्या है? स्थल मंडल। स्थल मंडल में मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ देखो क्या दे रहा है। स्थल मंडल धरातल कितना है? धरातल के अंतर्गत 29% भाग आता है। कितना? 29% भाग स्थल मंडल होता है। ठीक। इधर आ जाओ। जल मंडल दूसरा क्या है? जल मंडल है। तो जल मंडल पृथ्वी के समस्त जलीय भाग जल मंडल कहलाता है, जिसमें सभी सागर व महासागर सम्मिलित है। भूपटल के 71% भाग पर जल एवं 29% भाग पर थल है। यानी इस तरीके से अगर हम 100% बना दें तो ये इतना परसेंट क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम स्थल है, और ये इतना क्या हो जाएगा? 71, यानी क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। और ये क्या होगा? तो आपने कहा मैम स्थल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है? वायुमंडल है। ठीक। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है? चारों तरफ से जो वायु घेरे है पृथ्वी को जकड़े हुए है, 800 किलोमीटर मानी जाती है, परंतु खोज के अनुसार यह ऊंचाई
ऊंचाई 1300 किलोमीटर आकी जाती है वायुमंडल की, ठीक है। वायुमंडल में भी अनेक परतें होती हैं, आप लोग जानते हो, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सारी चीजें, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, और कौन सा मंडल होता है जी, समताप मंडल, नहीं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल, इस तरीके से कई मंडल होते हैं, ठीक। इधर आ जाओ, हम लोग को मंडल नहीं पढ़ना, पर्यावरण के तत्व क्या क्या है, मोटी मोटा बस केवल ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे, फिर आप अंदर घुस करके जब प्रश्न आएगा तो देख लोगे। पर्यावरण के तत्व क्या है, तो पर्यावरण के तत्वों को दो समूहों में विभक्त किया गया है, जैव तथा अजैव। आप लोगों ने देखा, अजैव तथा जैव। अजैव तत्वों में जलवायु, स्थल यानी जलवायु भी आ जाएगा, स्थल, जल, मृदा, खनिज एवं चट्टान तथा भौतिक स्थिति प्रमुख है। जैव तत्वों में पौधे तथा और जीव जंतु प्रमुख है। अजैव तत्व समूह कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लो। जलवायविक कारक, तो जलवायविक कारक क्या हो जाएंगे, सूर्य प्रकाश एवं ऊर्जा, तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता, आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस आदि, ठीक। स्थल, स्थल जात कारक क्या क्या है, तो उच्चावच है, ढाल है, पर्वत है, दिशा है आदि, ठीक। जल स्रोत है, सागर, झील, नदी, भूमिगत जल आदि। मृदा है, मृदा रूप, मृदा जल, मृदा वायु आदि। खनिज एवं चट्टाने हैं, तो धात्विक एवं अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज और ऊर्जा खनिज एवं चट्टाने। भौगोलिक स्थिति, तटीय, मध्य प्रदेशी, पर्वतीय। आप लोग कहोगे मैम ये क्या पढ़ा रही, ये भी आता है, आप लोग PYQ देखना, ऐसा प्रश्न पर्यावरण से हम लोगों में बनता है कि नहीं बनता, जैव और निम्नीकरण, अजैवी निम्नीकरण, इस तरीके से प्रश्न बनता है ना, तो ये सब यहीं से बनता है, कहीं से ऊपर से नहीं आता है। तो जैव तत्व कौन होंगे, इनमें वनस्पति होगी, देखो जैव मतलब जीव, पेड़ पौधे में भी जीव होता है, कहते ना, अरे हमारी तुलसी तुलसी जी मर गई, ठीक है, नहीं, पेड़ सूख गया, हमारा फूल था मर गया, सूख गया, ठीक, तो क्या हो गया, वो भी मर गए, उनका भी विनाश हो गया, तो वनस्पत हो गए, जीव जंतु हो गया, मानव हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सब क्या होते हैं, पर्यावरण के जैव एवं अजैव तत्व समूह अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चूंकि ये आपस में उठे गूंथे हुए हैं, अतः इनमें होने वाले परिवर्तनों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, सामाजिक छोड़ दो, ये भी चीजें नहीं, आपने वो चीज, अब यहाँ आप देखना, यहाँ से आपको चीजें मिलेंगी गृह विज्ञान का इतिहास जानने को, ठीक है। यहाँ नोट डाउन करते चलना। गृह विज्ञान विषय परिवार विज्ञान और मानव पारिस्थितिकी से मिलता जुलता एक विषय है। भारतवर्ष में गृह विज्ञान के क्षेत्र में मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के विकास के संक्षिप्त इतिहास का विवेचन इस प्रकार है। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक संस्थाओं ने भोजन और पोषण, वस्त्र और वस्त्र उद्योग तथा विस्तार शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम प्रारंभ किए या आरंभ किए, ठीक, सुनते चलना आप लोग शांति से। इन पृथक पृथक विषयों 1932 में गृह विज्ञान नामक विषय के रूप में समायोजित किया गया। आप लोग जानते हो, हम लोग गृह विज्ञान में 5 ब्रांच होते हैं, उन्हीं में से ये सारे विज्ञान ब्रांच को जोड़ करके एक गृह विज्ञान नामक विषय के रूप में समायोजित किया गया। जब दिल्ली में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित देने के लिए लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई, आप लोग सुनते चलना, स्थापना की गई। यह वह समय था जब बहुत कम, देख लो लेडी इरविन कॉलेज है, ठीक है, क्या था, जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थीं। कौन सा समय था, जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थीं और देश में महिला शिक्षा संस्थान का नितांत अभाव था। यानी महिला शिक्षा संस्थान था ही नहीं। कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। सब नोट डाउन करके रखते चलना, ठीक है। क्या था, कोलकाता विश्वविद्यालय जो था महिला शिक्षा को एक्सेप्ट करने वाला पहला विद्यालय था। जॉन इलियट ने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला था। लिख लो, नोट डाउन करके कहीं रख लो, किसने खोला था, तो जॉन इलियट ने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला था, ठीक। सन 1849 में उस विश्वविद्यालय का नाम बेथून कॉलेज था। कितने में खोला, 1849 में। किसने खोला, जॉन इलियट ने। उसका नाम क्या था, तो बेथून कॉलेज था। चंद्रमुखी बसु, कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी, कौन, आनंदी गोपाल जोशी कुछ आरंभिक भारतीय महिलाओं ने में सम्मिलित थे। मतलब कुछ शुरुआती महिलाओं में ये लोग भी सम्मिलित थे जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त की। यानी इन विश्वविद्यालयों में जाकर के इन लोगों ने पढ़ाई की और डिग्रियां प्राप्त की, ठीक। 1972 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया। कहाँ किया गया, पुणे में किया गया। पश्चिम भारत में महिला शिक्षा का आरंभ
पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई, जिसे सन 1848 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने आरंभ किया था। किनकी पत्नी? ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी कौन? सावित्रीबाई फूले ने आरंभ किया। कब? तो 1848 में। कहाँ शुरू किया इन्होंने? तो कहाँ शुरू किया? पुणे में ही गर्ल्स स्कूल का निर्माण किया। ठीक, कौन? तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। कब? 1848 में मिलकर इन लोगों ने महिला विद्यालय खोला। ठीक, कहाँ? पुणे में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक प्रबुद्ध महिलाएं सम्मिलित थीं। इनमें से सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, आप इन लोगों का सबका नाम सुनी होंगी। मुत्तू लक्ष्मी रेड्डी, एनी बेसेंट, हंसा मेहता तथा राजकुमारी अमृत कौर जैसी अनेक महिलाओं के योगदान को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। इनमें से सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की दिग्गज मानी गई हैं, जिन्होंने लेडी इरविन कॉलेज की संकल्पना और स्थापना की थी। ठीक है, आज मौसम ठंडा है ना, तो मच्छर बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक, उस समय लॉर्ड इरविन भारत में ब्रिटिश वायसराय था। क्या था? ब्रिटिश वायसराय था। और उनकी पत्नी लेडी डोरोथी इरविन ने भी इस कॉलेज की स्थापना का समर्थन किया। इसलिए इस कॉलेज का नामकरण लेडी इरविन के नाम पर रखा गया। किसके नाम पे? आप लोग पूरा इतिहास पढ़ते चल रहे हो, नोट डाउन करके रख लेना। थोड़ा सा आप लोग प्लीज डीप में चल के पढ़ने की कोशिश करो, बिना डीप में पढ़े कुछ होगा नहीं। ठीक, कॉलेज के संस्थापकों के ने महिलाओं की भूमिकाओं और दायित्वों के विषय में जागरूकता लाने के लिए अनुभव किया कि युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह लक्ष्य घर और समाज दोनों को बराबर महत्व देते हुए पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे उन सामाजिक और शैक्षिक असमानता को कम किया जा सके जिन्होंने महिलाओं को अपनी क्षमता तक पहुंचने में क्या किया है? बाधा डाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग आ जाओ। इस तरह से गृह विज्ञान एक विषय नहीं माना गया जो केवल इस तरह से क्या हुआ? गृह विज्ञान एक ऐसा विषय नहीं माना गया जो केवल घरेलू क्रियाकलापों से ही संबंधित है, बल्कि इसे एक अंतर विषयक क्षेत्र माना गया जो विद्यार्थियों को उनके अपने जीवन तथा अन्य व्यक्तियों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनाए। लेकिन आगे चलकर गृह विज्ञान को इसे न जानने वाला व्यक्तियों और गैर गृह विज्ञान विषय से जुड़े व्यक्तियों के मन में प्राथमिक रूप से पाक कला, वस्त्रों की धुलाई और शिशु पालन पोषण से संबंधित कार्यों से जोड़ दिया गया। ये ऐसे कारण हैं जिनके चलते लड़कों ने स्कूलों में इस विषय में प्रवेश नहीं लिया। ये तो बात सही है। अभी लड़के गृह विज्ञान पढ़े, हंस के सब खत्म कर देंगे, अरे भैया ये लड़का होकर गृह विज्ञान पढ़ रहा है। लड़कियों का गृह विज्ञान का मतलब बस सिलाई कढ़ाई, खाना बनाओ, बच्चे पालो, बस यही होता है। देखो सारी धारणा इसमें दे रही, इसीलिए मैं चुन चुन करके लाई हूँ कि आपको मैं पढ़ाऊंगी कि गृह विज्ञान के आपका इतिहास क्या है। ठीक है, इस विषय में प्रवेश नहीं लिया अथवा इसे पढ़ने से बचते रहे क्योंकि इसे लड़कियों का विषय मानते थे। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान का संबंध घर परिवार के सामान्य जीवन के प्राय सभी पक्षों से है। इसलिए गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं बहुपक्षीय है। जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तथा पहले से अच्छा बनाने में गृह विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उचित रहन सहन, स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, कर्तव्य परायणता एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र सभी को सम्मिलित किया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे नीचे देखते चले आओ। गृह विज्ञान का संबंध घर परिवार के सामान्य जीवन के प्राय सभी पक्षों से है। इसलिए गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, धीरे धीरे देखते चलना, अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं बहुपक्षीय है। जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तथा
पहले से अच्छा बनाने में गृह विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह उचित रहन सहन, स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, गृह प्रबंध, कर्तव्य परायणता एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। गृह विज्ञान के मुख्य रूप में से 5 अंग हैं जो निम्नलिखित हैं। आहार तथा पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन है। संसाधन प्रबंधन है। होम मैनेजमेंट है। वस्त्र तथा सूत विज्ञान टेक्सटाइल है। मानव विज्ञान है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। एंड क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो यही तो 5 ब्रांच के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जी मैम, हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखते आओ, आज यह विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि इसके प्रत्येक अंग के अपने उपविभाग भी हो विभाग भी विकसित हो चुके हैं। ये उपविभाग निम्नलिखित है। जैसे आहार तथा पोषण के आप लोग नेट करते हो चीजें, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है, कोई एक ब्रांच चुनना होता है कि फूड एवं पोषण पे करोगे, आहार एवं न्यूट्रिशन पे, फूड एवं न्यूट्रिशन पे तो पोषण विज्ञान हो गया, पोषणी औषधि पोषण हो गया, सामुदायिक पोषण हो गया, संस्थागत सेवा खाद्य सेवा हो गया। मतलब इन सबके भी क्या हो गए, उप ब्रांच हो चुके हैं, उप विभाग हो चुके हैं। वस्त्र में क्या है, सूत विज्ञान पे करना है कि वस्त्र विज्ञान पे, कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग पे, कि फैशन डिजाइनिंग पे, कि वस्त्रों के रख रखाव पे करना है। ये सब क्या है, ये सब अलग अलग विभाग हो गए हैं, ना कि एक हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से संसाधन प्रबंधन, गृहस्थी तथा उपकरण, आंतरिक सजावट, उपभोक्ता शिक्षा, ये सारी चीजें क्या है, सबको अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीजें दिया हुआ है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो गृह प्रबंध है, गृह गणित है, हम कहते हैं ना 10th के बुक में दिया है गृह गणित, अर्थव्यवस्था है, स्वच्छता सजावट आदि से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य रक्षा है, बैक्टीरिया विज्ञान है, आहार एवं पोषण विज्ञान है, प्राथमिक चिकित्सा एवं परिचर्या है, मातृ कला एवं शिशु कल्याण है, बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान है। ये चीजें क्या है, हम लोग सब गृह विज्ञान पढ़ के ये सारे क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं, ना कि गृह विज्ञान केवल किचन और बच्चे संभालने तक सीमित है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग, मैं आंसर छुपा लूंगी, आप फटाफट इन सबका आंसर देते चलना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आंसर नहीं लगा, चलो बहुत अच्छी बात है। आप आंसर करो, क्या होगा, पहले का आप आंसर फटाफट बता दो। पहला चैप्टर इस तरीके से था, मैंने जो आप लोगों को दिखा दिया। अब आप इसका आंसर करें। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दो, मैं जरा सा पानी की गिलास ला लूं, 1 सेकंड का प्लीज। अब आप आंसर करें। प्रश्न क्या है, भोजन और पोषण, थोड़ा सा और मैं जूम करूं, भोजन और पोषण, वस्त्र और वस्त्र उद्योग तथा विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रमों का आरंभ हुआ था। कब, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, 20वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं शताब्दी के अंत में, एंड 19वीं शताब्दी के अंत में। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ा, क्या मैंने इधर उधर की चीजें पढ़ाई, मैंने जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैं केवल उसे ही पढ़ाती हूँ, फालतू का मुझे आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करना है। तो आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के आरंभ में, आप लोगों ने पढ़ा था, थ्योरी वाले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। इसका आंसर करें, भोजन और पोषण, वस्त्र और वस्त्र उद्योग आदि विषयों को गृह विज्ञान के क्षेत्र में कब शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया, 1930 में, 1932 में, 1934 में एंड 1936 में। आप लोग बहुत अच्छे से ऊपर पढ़ते हुए आए हैं, तो इसका आंसर तो आप लोग दे लोगे फटाफट। तो आपने आंसर कर दिया मैम, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने आंसर कर दिया मैम सन 1932 में। कब, सन 1932 में। लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना की गई, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में एंड बेंगलुरु में। आप आंसर कर दे, क्या होगा तीसरे का आप आंसर कर दे, क्या होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम लेडी इरविन नामक संस्थान जो है नई दिल्ली में खोला गया, कहाँ, नई दिल्ली में। लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी, सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृता कौर ने या अमृत कौर ने। ऑप्शन सी, श्री कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आप आंसर कर दें। लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी, ऊपर आप लोग पढ़े हो, तो आपने कहा मैम इन सब लोगों ने किया था, हम लोग ऊपर पढ़ लिए, इसलिए हम तो से आंसर बन जा रहे हैं। 5 का आंसर करें। लेडी कॉलेज की स्थापना लेडी कॉलेज की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड बेबल।
आप बता दो। ये चीजें आप अभी पीछे पढ़ लिए हो, आपको इतना टफ नहीं होना चाहिए आंसर देने में। तो आपने आंसर कर दिया मैम कि लॉर्ड इरविन के ही कार्यकाल में हुआ था, इसीलिए लेडी इरविन कॉलेज नाम रखा गया। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज किसके नाम पे रखा गया? तो आपने कहा मैम इरविन की वाइफ थी जो यहाँ पे आई हुई थी। 6 का आंसर करें, 6 ही है ना, 6 का आंसर करें। मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? कुमारी सेमपुल ने, एलेन स्वेलो रिचर्ड्स ने, हॉर्लेन एच बैरोज ने, इनमें से कोई नहीं। मानव पारिस्थितिकी शब्द पूछ रहा है, आधुनिक पारिस्थितिकी की बात नहीं कर रहा है। तो आपने आंसर कर दिया। क्या कर दिया? मैं आपको टाइम दूंगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने आंसर कर दिया मैम, एलेन स्वैलो रिचर्ड ने। किसने किया? एवेन स्वैलो रिचर्ड्स ने। ठीक, 7 का आंसर आप कर दें। निम्न में से किसने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 के अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का समर्थन किया? हॉर्लेन एच बैरोज, कुमारी सैमपुल, एलेन स्वैलो रिचर्ड्स, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कर दे, क्या होगा 7 का? 7 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 के अधिवेशन में भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का समर्थन किसने किया? आप तो पढ़े हो। तो आपने कहा मैम हॉर्लेन एच बैरोज ने। किसने? हॉर्लेन एच बैरोज ने। इकोलॉजी शब्द का, इधर आ जाए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार 1866 में किसने किया था? आप आंसर करें। 8 का आंसर आप करते हैं। किसने किया था? हॉर्लेन एच बैरोज ने, अर्नेस्ट हैकल ने, कुमारी सेमपुल ने, डार्विन ने। 8 का आंसर करिए आप, क्या होगा? तो 8 का आंसर आपने कर दिया मैम, आंसर हो जाएगा बी, अर्नेस्ट हैकल ने। दोनों का आंसर आपको यही मिल गया। न्यून योग्यतम की उत्तरजीविता का वाक्यांश संबंधित है। पार्क बर्गेश, हंटिंगटन, मैकेंजी, हर्बर्ट। क्वेश्चन आप लोग पढ़े नहीं होते तो वाकई बहुत टफ क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस था। पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, हम लोग कभी समझे ही नहीं। आप लोग 2021 का पेपर देखे होंगे, उसमें दिया था ना 8:8:8। मैं इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाई कि ये क्या है। सही बता रहे, कसम से बता रहे हैं, मैं ये समझ ही नहीं पाई। कभी भी इतना मैंने क्वेश्चन नोट करके खुद रखा था, इतना पढ़ाई किए थे, लेकिन कभी भी सिंगल बार भी कहीं मुझसे ये क्वेश्चन टच नहीं हुआ था कि ये 8:8:8 है क्या। सही बता रहे आपसे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग कभी भी नहीं पढ़े होते अपने पढ़ाई के दौरान, कि उसे तुक्का भी मारा जा सके, तो उनमें से ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो बाद में हमें समझ में आया कि 8 घंटा तो हमें कार्य करना है, 8 घंटा तो हमें सोना है, और 8 घंटा तो हमें रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम एकदम बैठे हैं, नहीं, हम आराम से बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। टीवी देखते देखते हम थोड़ा सा चावल बिन लिए, दाल बिन लिए, कोई और काम कर लिए, कोई कपड़े सिलने थे सिल लिए। ये क्या है? ये मतलब हल्का फुल्का कपड़ा, ये नहीं कि पूरा ब्लाउज और पेटीकोट सिलना है, मतलब थोड़ी बहुत कहीं सिलन खुली थी, कहीं कुछ करना था, ये सारा काम कर लिए, उसको भी रेस्ट में ही माना जाता है। ठीक है, मतलब बहुत हैवी कार्य ना हो। तो मैं बाद में समझी, जब जब एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया, संजोग से गलत भी हुआ था, तुक्का नहीं सही बैठा था, गलत हुआ था। जब लोगों का एक्सप्लेन कराते हुए देखे यूट्यूब पे कि क्या लोग बता रहे, तब मैं समझ पाई कि ये क्या था। अच्छा, ऐसे भी मैं सोचू कि ये है क्या, 8:8:8 है क्या, जब उसके बारे में कोई आइडिया नहीं तब तो समझ में आए। तो ऐसे कोई कोई प्रश्न होते हैं, जैसे ये योग्यतम की उत्तरजीविता, ये क्या है, ये चीजें प्रश्न क्या है, समझ से परे है। तो 9 का आपने आंसर कर दिया मैम, डी हो जाएगा, यानी हर्बर्ट हो जाएगा। ठीक, निम्न में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट, वहन क्षमता और समृद्धि की सीमाओं का अध्ययन की, किसने किया? पॉल सीयर्स,
हटिंगटन, हर्बर्ट स्पेंसर और मैकेंजी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आपने आंसर कर दिया मैम पॉल सीयर्स। कौन किया? पॉल सीयर्स। ठीक, यहां देख लो पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी में जीव तथा जीव के समूह का उसके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इधर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे चीजें खत्म हो गई। ये प्रश्न का जरा आंसर आप देना, देखे दे पाते हो? बिना पढ़ाए इस प्रश्न का आंसर पूछेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए था नहीं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े ही हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं था। प्रश्न आप पढ़ो, मैं आंसर पूछ लूँ। ये दूसरे चैप्टर का शायद होगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर कुछ पता नहीं क्या था। मुझे कौन बना मुझे मैं कौन बनाता है, ऐसा कुछ चैप्टर का नाम था, ठीक। तो हमने कहा ये क्या लिखा, केवल क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बता दो क्या होगा, आप इसका आंसर करो। स्वयं की भावना उत्पन्न होती है शैशव काल से, प्रारंभिक बाल्यावस्था से, मध्य बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से। आप बता दो। स्वयं की भावना उत्पन्न होती है, कहाँ से स्वयं की भावना उत्पन्न होती है? आप आंसर करें। स्वयं की भावना उत्पन्न होती है, इस चैप्टर का नाम ही है स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, ठीक। दूसरा चैप्टर ये है, ठीक, ये तीसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर था कि हमको मैं कौन बनाता है, मतलब इसमें दिया है 11 के चैप्टर में। मैंने तो ऐसा कहीं टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन नहीं देखा था, इसलिए उस चैप्टर को मैं स्किप मार दी हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें थी ये तो था, तो इसका आंसर हो जाएगा शैशव काल में। दूसरे का आंसर करें। बच्चों में किस आयु तक स्वयं की छवि यानी प्रतिमा की पहचान होने लगती है? लगभग 10 माह की आयु में, लगभग 12 माह की आयु में। इसमें थ्योरी मुझे आप लोगों को कुछ कराना चाहिए था क्या? लग रहा मुझसे मिस हो गया, ठीक। लगभग 18 माह की आयु में, लगभग 24 माह की आयु में। चलो, अगर लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं करा दूँ, ठीक है। ऐसे मैं इस बुक में जब पीछे आप लोग प्रोजेक्ट वर्क पढ़ोगे, वहां पे मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगी कि बच्चा किस महीने में उठना है, उठता है, किस महीने में रेंगता है, किस महीने में कितने शब्द बोलता है। ये सारी चीजें मैं बहुत ही विस्तार से करवाऊंगी। जब इस चैप्टर का लास्ट में जब प्रोजेक्ट वर्क कराऊंगी, तब प्रोजेक्ट वर्क इसमें इतना बढ़िया दिया, इतना बढ़िया दिया है, आप देखोगे लास्ट में तो एकदम कहोगे वाह मैम कितनी अच्छी बुक है, आप तारीफ करते ही रह जाओगे। तो आपने कहा मैम लगभग 18 महीने की आयु में स्वयं की छवि यानी प्रतिमा की पहचान होने लगती है। तीसरे का आंसर करें। शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? 1 वर्ष के बाद से, 1 वर्ष 6 माह के बाद से, 2 वर्ष के बाद से, 2 वर्ष 6 माह के बाद से। आप बता दो, शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना कब आरंभ कर देता है? तो आपने आंसर कर दिया मैम 2 वर्ष 6 माह बाद से। कब से? 2 वर्ष 6 माह बाद से। चौथे का आंसर कर दिया आप। बच्चे प्रायः किस आयु तक धारा प्रवाह बोलने लगते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। आप आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक के बच्चे धारा प्रवाह बोलने लगते हैं, ठीक। इधर ये प्रश्न अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैं लेकर के आई। देखो यही चैप्टर का नाम है स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, ठीक है। 5 का आंसर करो आप लोग। बच्चे किस अवस्था में स्वयं का विवरण देने लगते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड शैशवावस्था। स्वयं का विवरण देने लगते हैं, किस एज में देने लगते हैं या किस अवस्था में देते हैं? तो आपने कहा मैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो स्वयं का विवरण देने लगते हैं, ठीक। 6 का आंसर करें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में अपना विवरण देता है? आंतरिक विशेषता यानी ये अच्छा पढ़ सकता है, अच्छा बच्चा है, अच्छे से खाना खा लेता है, ये सारी चीजें कब बताने लगेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्यावस्था में, मध्यावस्था में, किशोरावस्था में एंड प्रौढ़ावस्था में। बता दो, निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में अपना विवरण देने लगता है? आप आंसर दे दी। क्वेश्चन आप लोग को टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है बड़े प्यारे।
तो आपने आंसर किया मैम मध्य बाल्यावस्था में। कब? मध्य बाल्यावस्था में। इधर आंसर कर दो। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है कब से कब तक होती, किस एज से किस एज तक? तो ऑप्शन ए 2 से 4 ईयर तक, ऑप्शन बी 2 से 6 ईयर, ऑप्शन सी 3 से 5 ईयर, ऑप्शन डी 3 से 6 ईयर। आप बता दो। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 7 का आप आंसर कर दें। तो आपने आंसर कर दिया मैम ए, यानी 2 से 4 वर्ष। कब होगी? 2 से 4 वर्ष को बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। यहाँ थोड़ा सा लघु अति लघु उत्तरीय पढ़ लो आप लोग। किस अवस्था में बच्चे स्वयं का आकलन आवश्यकता से अधिक करते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं का आकलन आवश्यकता से अधिक करते हैं। किस अवधि में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन जटिल हो जाता है? तो मध्य बाल्यावस्था में जटिल हो जाता है। किस अवस्था में बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं? तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं। विकासात्मक कार्य का क्या अर्थ है? तो विशेष अवस्था में प्रकट होने वाली विशिष्ट क्रियाएं। इधर सब प्रश्न दिया हुआ है कि शैशवकाल से आप क्या समझती हैं। अगर यही प्रश्न आ जाए 125 शब्दों में लिखो तो आप क्या लिखोगे? प्रारंभिक बाल्यावस्था से आप क्या समझती हैं, मध्य बाल्यावस्था से आप क्या समझती हैं। ऐसे ही प्रश्न बनेगा, कहीं से उड़ करके नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका भी आंसर आप कर दो लगे हाथ। लड़कियों में यौवनारंभ मानी जाती है कब? यहाँ पे जानते हो क्या, पहचान पर प्रभाव इस चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? पहचान पर प्रभाव। इस चैप्टर का नाम है पहचान पर प्रभाव। तो आप आंसर कर दो, क्या होगा? लड़कियों में यौवनावस्था आरंभ मानी जाती है। कब से कब मानी जाएगी? आप आंसर करो। 9 से 11 वर्ष के बीच, 11 से 13 वर्ष के बीच, 13 से 15 वर्ष के बीच एंड 15 से 17 वर्ष के बीच। आप बता दो। 9 से 11 ईयर के बीच, 11 से 13 ईयर एंड 13 से 15 ईयर, और क्या है फिर नेक्स्ट 15 से 17 ईयर। तो आप बता दो क्या होगा। बहुत अच्छे से आप आंसर दे पा रहे होंगे मैम कि 11 से लेकर के 13 के बीच माना जाता है। लड़कों में यौवनारंभ प्रारंभ माना जाता है 10 से 12 ईयर के बीच, 11 से 13 ईयर और 13 से 15 ईयर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो लड़कियों के बाद होता है। कब होगा? कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कब होगा कि लड़कियों के बाद शुरू होता है। तो आपने कहा मैम 13 से 15 हो जाएगा। ठीक, जहां से इनका यहाँ से शुरू होकर के इसके बीच हो रहा है, यहाँ से इनका शुरू होता है। लड़कियां समय से पहले बड़ी हो जाती हैं, इसलिए शादी वगैरह खोजी जाती है। तो आप लोग देखते हो कि लड़के क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लड़कियां हमेशा छोटी खोजी जाती हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर करो। किस संस्कृति में किशोर स्वयं के बारे में अपने परिवार और समुदाय के संदर्भ में हम के रूप में बात करते हैं? देखो यही क्या है, पहचान पर प्रभाव, यही चैप्टर का नाम है। सी ऑप्शन क्या है? भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति एवं भारतीय दोनों का मिश्रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप आंसर करें तीसरे का क्या होगा। तो आपने आंसर किया मैम भारतीय संस्कृत। कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर बताना आप लोग, प्रश्न नए हैं कि नहीं है। ठीक है, बालक को किस अवस्था में मित्र मंडली के सहयोग की आवश्यकता होती है? मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड किशोरावस्था। 4 का आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने आंसर किया मैम कि किशोरावस्था में मित्र मंडली की हेल्प की जरूरत होती है कि भाई हम तो यहाँ फंस गए, जरा सा मेरी हेल्प कर देना, निकाल देना। सिगरेट पीते घर पे देख लिए गए हैं, ये कर लिए गए हैं। सारे सिचुएशन में क्या होते हैं, मित्र मंडली ही काम आते हैं। ठीक है, बच्चे की आयु में वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर करने में सक्षम होते हैं। 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में एंड 11 साल में। आप बता दो किस आयु के बालक जो होंगे वो वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर समझने लगेंगे। तो आपने आंसर कर दिया मैम 11 वर्ष में। कितने में? 11 वर्ष में। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, कभी पढ़े उड़े हो कि नहीं हो? स्वयं का निर्माण होता है, तो स्वयं का निर्माण गतिशील प्रक्रिया है।
किशोरों को किस संस्कृति में पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है? तो पश्चिमी संस्कृतियों में किशोरों को पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। बालक को अपनी मित्र मंडली का सहयोग स्वीकार की अत्यधिक आवश्यकता कब होती है? तो किशोरावस्था में। वैयक्तिकता से आप क्या समझती हैं? तो वैयक्तिकता से तात्पर्य है अपनी राय बनाने की क्षमता तथा उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नए नए प्रश्न हम हमेशा कराते रहेंगे। आप लोग अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो गया तीसरा। तीसरे का नाम है भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है आप लोगों का। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, फिर एमसीक्यू कराऊंगी। देख लो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या कह रहा है। प्रभाव पोषण कहलाता है, पोषण क्या कहलाता है मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे देख लो भोजन क्या है, पोषण क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लो मैं क्या क्या लाई हूँ, पहले ये सारी चीजें आपको दिखा दूं। ठीक, ये देख लो सारी चीजें आप अच्छे से लाइन बाय लाइन देखते चलो। ऊर्जादायक भोजन कौन है, शरीर निर्माणक क्या है, संरक्षक क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, सारे देख लो, चार्ट देख लो। मैं ये सब आपको कराने वाली हूँ। आप लोग कोई भी बोर मत होना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, पहले मैं सब आपको दिखा दूं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख लो बॉडी का टेम्परेचर दे रहा है, क्या क्या आप प्रभावित करेंगी, भोजन पचना क्यों आवश्यक है। ठीक, यहाँ पे देख लो क्या है, जो भी सब बनाया हुआ है कितने समूहों में बांटा गया। देखो आईसीएमआर ने 5 में बांटा है। इस तरीके से मैं ये सब करके लाई हूँ। कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताना कि ये पढ़ करके कैसा लगा आपको। ठीक, यहाँ पे देख लेना, देख लो आप लोग सारी चीजें मैं ये सब आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये आपको मैं सब पढ़ा दूंगी। यहाँ पे देख लो कैसे पिरामिड बन रहा है। ये सारी चीजें मैं इसमें तो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, चाहे आप लोग बोर होना चाहे छोड़कर चले जाना। ठीक है, एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में करके लाऊंगी। देख लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये पढ़ लोगे तो फूड एंड न्यूट्रिशन से यानी पोषण से, जो पोषण चैप्टर है इससे आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर इधर उधर जाएगा तो वो क्वेश्चन मैं करा दूंगी। डाइटिंग क्या है, फोलिक एसिड क्या है, यहाँ पे देखना। अभी देखना डाइटिंग से पहले एक शब्द था, आप लोग पता नहीं सुने हो कि नहीं, स्नैकिंग क्या है। ये सारी चीजें मैं करा दूंगी। यहाँ पे केवल शब्दों का खेल है। ठीक, देख लो कितनी चीजें अभी चलती चली आ रही हैं। और ये सब थ्योरी पढ़ने के बाद तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो कैसे मैडम जी खड़ी है कमर पे हाथ रख के। किशोरावस्था में एनीमिया क्या होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, खान पान संबंधी देख लो, रेडी टू ईट क्या होता है, सारी चीजें मैं आज आप लोग को करा दूंगी। देखो बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये हर चीज मैं लेकर के आई हूँ केवल और केवल आपको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल भी बोर होकर के कोई भागेगा नहीं। फिर यहाँ आप लोगों को कुछ प्रश्न मिलेंगे तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा, फिर प्रश्न आएगा। ये मत कहना कि मैम पोथा लेकर के आ गई हैं, इनका पोथा ही नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि हम बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। चाहे कोई बोर हो, कोई पागल हो जाए, कोई भाग जाए, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, परिचय से नहीं मैं शुरू करूंगी, मैं सीधे शुरू करूंगी भोजन क्या है। ठीक, भोजन क्या है, पोषण क्या है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, भोजन से पेट भर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भोजन ऐसा होना आवश्यक है जिनमें भोजन के विभिन्न अवयव, कौन से अवयव हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, श्वेतसार यानी स्टार्च हो गया, खनिज लवण, जल एवं विटामिन आदि यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हों। इन विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थों का ज्ञान जनसाधारण को नहीं होता, विशेषकर भारत में। ठीक, भारतवासियों के स्वास्थ्य का स्तर अत्यधिक निम्न होने का यही प्रमुख कारण है। ठीक, इसके अतिरिक्त वे अति निर्धन होते हैं और पोषक आहार लेने में असमर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप उत्तरोत्तर रोग के शिकार ही रहते हैं। अज्ञानता एवं निर्धनता के कारण हमारे असंख्य भारतवासी दाल रोटी में ही स्वयं को संतुष्ट पाते हैं। कितना अच्छे से शब्द लिखा गया है ना। भोजन ऐसा ठोस पदार्थ है जो भीतर निगलने, चबाने और स्वांगीकृत या अवशोषित होने के बाद शरीर को पोषक तत्व जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान करता है और इसे स्वस्थ रखता है। किसे, शरीर को। ठीक,
शरीर को स्वस्थ रखता है। यह जीवन की मौलिक आवश्यकता है। मौलिक आवश्यकता यानी आप लोग जानते हो कि मूलभूत आवश्यकता हमारे पास 3 होती हैं। 1 हो गया रोटी, 2 हो गया वस्त्र और 3 हो गया मकान। ठीक है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शारीरिक विकास में सहायक होता है एवं ऊतकों एवं अंगों की मरम्मत करता है। ठीक है। क्या करेगा? ऊतकों की मरम्मत करेगा। यह शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करता है एवं सभी शारीरिक क्रियाओं में सहायता करता है। कौन? तो ये सारे चीज किसके बारे में दे दिया? भोजन के बारे में बताया कि भोजन क्या है। ठीक है। अब इधर आओ, पोषण क्या है? पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। क्या है? पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यक ओफो क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बिना इसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी सर्वप्रथम प्रत्येक प्राणी सर्वप्रथम अपनी इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। उसे जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। शक्ति, साहस और निरोग। पेन कापी लेकर के बैठे रहना, जहां लगे नोट करके रख लेना। शरीर उसकी सफलताओं और उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्वस्थ एवं सशक्त शरीर का स्वस्थ एवं सशक्त शरीर का भूमिका उचित पोषण पर निर्भर करता है। पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज इस तथ्य से संबंधित व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान देने के लिए पोषण विज्ञान जैसे विषय का विकास हो चुका है। ठीक है। टर्नर महोदय ने पोषण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि क्या लिखा है? पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अनेक अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है वह उनका उपभोग करता है। इस प्रकार पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रियाओं का ही नाम है। ठीक। इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है। बहुत आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है। हम लोग थोड़ी पढ़ते हुए चलेंगे, तब हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है। मौसम ठंडा हो गया है, मच्छर हमको खूब काट रहे हैं। आप लोग तो आराम से बैठ करके देख रहे हो, रात को देख रहे हो कितना बज गया, 10:30 होगा। ठीक है। अब मैं आप लोग का क्लास अक्सर रात को शूट कर ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह इधर उधर समय सब बर्बाद हो जा रहा है। सुबह देर से स्कूल हो गया तो सुबह भाई मैं देर तक सो लेती हूँ, लेकिन इधर जग करके क्लास शूट कर ले रही हूँ। मानव शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार मशीनों एवं यंत्रों का कार्य करने के लिए ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव की शरीर रूपी मशीन को उसके शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों को कार्य की किसकी आवश्यकता होगी? तो यांत्रिक ऊर्जा की। लेकिन हम मनुष्यों के कार्य के लिए शरीर को रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों की ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत भिन्न यानी अलग अलग है। मशीनों तथा यंत्रों को यह ऊर्जा विद्युत, पेट्रोल, कोयला, पानी आदि से प्राप्त होती है। लेकिन मनुष्य रूपी मशीन को यही ऊर्जा भोजन से मिलने वाले पौष्टिक तत्वों से प्राप्त होती है। इतना बढ़िया शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई वही नहीं है। पोषक तत्व क्या होते हैं, आप लोग इसके बारे में जान लो। भोज्य पदार्थों में अनेक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हमारे शरीर का पोषण होता है। ये पोषक तत्व ये पोषक तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट है। नंबर 2 वसा एंड तेल है। नंबर 3 प्रोटीन है। नंबर 4 खनिज एंड लवण है। नंबर 5 विटामिन है। ठीक। कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है? ऊर्जादायक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट हो गया, कितना एनर्जी? तो 4.1 किलो कैलोरी।
फैट हो गया कितना एनर्जी, तो आपने कहा मैम 9 किलो कैलोरी हो गया। ये क्या है, ऊर्जा देने वाले हैं, ठीक है। शरीर निर्माणक पोषक तत्व है, तो प्रोटीन है एवं खनिज लवण है। आप कहोगे मैम इसमें खनिज लवण को भी शरीर निर्माणक में रखा है, तो जी हाँ, अगर रखा है तो आप इसको मानिएगा भी। अगर कहीं कोई क्वेश्चन फंसता है तो इन्हीं सबके आधार दिए जाते हैं, ठीक, क्योंकि यही सारे यूपी बोर्ड्स के बुक हैं जो मतलब बड़े ही उससे प्राथमिकता से पढ़ाई जाती है और इसे आयोग द्वारा एक्सेप्ट किया गया बुक भी माना जाता है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो इसमें का क्वेश्चन क्या है, साक्ष्य दिया जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहो साथी से। तो शरीर निर्माणक में क्या क्या आएगा, आपने कहा मैम प्रोटीन आएगा एंड मिनरल्स आएंगे। और शरीर संरक्षक पोषक तत्व कौन होगा, तो आपने कहा मैम खनिज लवण भी इसमें आ रहा है, विटामिन भी आ रहा है। तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये दोनों जगह होते हैं, कहाँ कहाँ, बॉडी बिल्डिंग में भी कार्य करते हैं और क्या है, शरीर की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, यानी संरक्षक में भी, ठीक है। संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करे, उन्हें हम संतुलित भोजन कहते हैं, यानी बैलेंस डाइट कहते हैं। इस तरीके से आपको भी अगर लिखना है, मैं इसीलिए थ्योरी पे अब ज्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि आपको मेंस लिखना है, ठीक है। उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन, कार्बोज तथा जल की मात्रा व गुण उपस्थित हों। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे लघु समयों, लघु मतलब छोटे समय, जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती का सामना करने के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा अथवा भंडार भी उपलब्ध कराता है, ठीक। निर्धारित आहार संबंधी मात्रा जिन्हें हम आरडीए कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं, ठीक है। आवश्यक बराबर आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है कि आरडीए किसके किसके मिलाकर के बनती है, तो आपने कहा मैम आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा को मिलाकर के हम आरडीए बनाते हैं, ठीक है। तो संतुलित आहार में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं, सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार हो, अकॉर्डिंग टू आरडीए हो। हम कहते हैं ना कि 1 kg वेट पे हमें कितना प्रोटीन इंटेक करना है, तो आप लोग पढ़ते हो कि 0.83 ग्राम क्या है, हमें प्रोटीन इंटेक करना है, ना कि 1 kg वेट बराबर वन 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 ग्राम क्या है, प्रोटीन, ठीक। पहले ये था आरडीए 2010 के हिसाब से था, लेकिन जब से आरडीए 2020 आया तो ये चीजें चेंज हो गई, फिर वहां पे क्या हो गया, 0.83 ग्राम हो गया, ठीक है। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग चार्ट देख लो, ये डायग्राम देख लो, क्या है, पोषक तत्व के बारे में दिया है। बृहद पोषक तत्व यानी बड़े स्तर पे, और सूक्ष्म पोषक तत्व, एक को तो हम माइक्रो कहते हैं और दूसरे को हम मैक्रो कहते हैं। तो आप कहोगे मैम हम माइक्रो किसको कहेंगे, तो माइक्रो हम इसको कहते हैं माइक्रो, ठीक, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। और मैक्रो जो कहते हैं, मैक्रो, तो मैक्रो हम इसको कहते हैं किसको, बृहद पोषक तत्व को हम मैक्रो कहते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हम माइक्रो को कहते हैं, ठीक है। तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में अपेक्षित होते हैं, आप लोग जानते हो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, फिर फैट हो गया। इस तरीके से आप लोग जानते हो मात्रा। पहले हम लोग कितना करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, 60+ होता है, ठीक। प्रोटीन कितना होता है, आप लोग जानते हो 20 से 30% प्रोटीन होता है, और 15 से या 10 से 20% या 15% क्या होता है, 10 से 15 ही मान लो, 10 से 15% फैट होता है। इस तरीके से हम लोग क्या है पढ़ते हैं। फिर जल हो गया, फिर रेशा हो गया, रेशा यानी रफेज हो गया। आप लोग जानते हो आरडीए में फर्स्ट बार इसको इंक्लूड किया गया था 2020 वाले आरडीए में। कितना माना गया, तो आपने कहा मैम 1000 किलो कैलोरी पे कितना माना गया है, तो 30 ग्राम माना गया है। कितना, 30 ही ना, आप लोग जरा बता देना, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। हाँ ठीक, 40 को गलत कर दिया गया था,
तो 1000 पे कितना माना गया है? 1000 कैलोरी पे। तो आपने कहा 1000 पे कि 2000 पे? क्यों 2000 पे ना, शायद 2000 पे, शायद 2000 पे। आप लोग जरा बता देना 2000 किलो कैलोरी पे कितना? 30,000, अरे 30 ग्राम माना गया है रफेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई, आप लोग देख लेना जरा सा। फिर विटामिन हो गया, अब यहाँ पे देख लो खनिज हो गया जिसमें आयोडीन हो गया, लव हो गया एंड कैल्शियम हो गया। ये क्या होते हैं मैम? आपने कहा हमारे पूरे शरीर का मात्र 2% जो होता है क्या होता है? कैल्शियम होता है। कितना हमारे मिनरल्स होता है? मिनरल्स यानी खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण में भी जो 2% भी होते हैं, तो 2% का 50% जो होगा यानी क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चार्ट के साथ में पढ़ते चलो। अब यहाँ पे हम लोग देख लें, लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए रखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में सहायता करते हैं। यह पोषक तत्वों हेतु अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य और स्वस्थता, अब कहोगे मैम ये क्या है? दोनों शब्द तो एक ही जैसे मिलते जुलते लग रहे हैं। तो यहाँ शब्दों के खेल हैं। स्वास्थ्य ही धन है, आप लोगों ने सुना है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो स्वास्थ्य ही धन है। यह कहावत मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के महत्व की परिचायक है। प्रत्येक मनुष्य भली भांति स्वस्थ रहना चाहता है, जिससे वह प्रभावशाली जीवन व्यतीत करते हुए जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर सके। वास्तव में मनुष्य अच्छे स्वास्थ्य द्वारा ही रोग मुक्त होता है और धन का अधिक से अधिक उपार्जन कर पाता है। धन मानव की अधिकतर आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। अधिकतर कह रहा, संपूर्ण नहीं कह रहा है। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ना हो, मानव ना हो, घर में कोई फैमिली ना हो, आपके पास बहुत पैसा हो, पैसे का कोई मतलब नहीं है। आप किसके लिए ही पैसा कमा रहे हो जब आपके पास कोई परिवार ही नहीं है? तो ठीक है, जिस व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं वह उतना ही अधिक संतुष्ट कर पाता है। ठीक है, किसको? अपने आप को। संतुष्टि ही सुख शांति का आधार है। इसके विपरीत बुरा स्वास्थ्य मानव जीवन को कष्टमय बना देता है। अब ये चीजें आप लोग यहाँ से अब आप लोग जान गए, मुझे पूरा नहीं पढ़ना है। स्वास्थ्य की परिभाषा मैं जरूर पढ़ाऊंगी। WHO ने क्या कहा है? स्वास्थ्य से तात्पर्य प्रायः रोगों से मुक्ति समझा जाता है, परंतु स्वास्थ्य की वास्तविकता परिभाषा स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रकार दी है। कैसे दी है? शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। यानी अगर आपको रोग नहीं हुआ है, आप रोगों से मुक्त हो, तो ये स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण सम्मिलित है। केवल हेल्थ को ही आपका वो नहीं माना गया है। जब उसमें पूरा एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो, आपका फिजिकल हो, मेंटल हो एंड मोरल हो, ये सारी चीजों का जब आपका कल्याण होगा सम्मिलित रूप से, तब क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ माना है। ठीक है, सन 1984 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों ने गहन विचार विमर्श के पश्चात स्वास्थ्य की यह परिभाषा निश्चित कर पाई थी। आज स्वास्थ्य की यही परिभाषा सर्वमान्य है। जहां कहीं भी आप लोगों ने WHO की परिभाषा देखी होगी तो WHO ने यही कहा है। 2021 में भी शायद यह आया था। यह परिभाषा निश्चित कर पाई थी। आज स्वास्थ्य की यही परिभाषा सर्वमान्य है। अच्छा चलो, वही चीजें रिपीट हो गया। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य को निम्न रूप में परिभाषित किया है। किसने क्या कहा है? तो अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। आप लोग जानते हो कि हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड। ठीक है, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है या विकास होता है। ठीक है, फ्रैंकलिन ने क्या कहा? स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। ठीक, किसने कहा? तो आपने कहा मैम फ्रैंकलिन ने कहा। ठीक, किसने कहा? फ्रैंकलिन ने कहा। J.S. विलियम ने क्या कहा? तो J.S. विलियम ने कहा स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है। क्या है? स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो मनुष्य को अधिक समय रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार के से सेवा करने योग्य बनाता है। आप लोग इस बुक की विशेषता जान पा रहे हो कि क्या है? इस बुक की विशेषता ये है कि जहां भी जिस जिस क्षेत्र में डेफिनेशन दे रहा है, तो 2 4 5
लोगों का इकट्ठा दे रहा है ताकि आप उन्हें नोट डाउन कर सके, आप उन्हें याद कर सके। आप लोगों ने पीछे जब देखा पर्यावरण पे, पर्यावरण में कम से कम आप लोगों को 10-12 परिभाषा मिला। अभी आप लोगों ने हेल्थ को देखा तो WHO को लेकर के यहाँ पे 5 डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो इन सारे चीज को आप नोट डाउन करके रखते चलो। मैं इसे कई पार्ट में खत्म कराऊंगी, लेकिन मैं इस चैप्टर को बहुत आराम आराम से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आप लोगों के पास समय है, अभी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या है, और मैं क्वेश्चन भी तो कह रहा हूँ ना कि कराऊंगी, क्वेश्चन मैं अलग से करा दिया करूंगी, थ्योरी का क्लास अलग चलेगा। आप लोग जैसा कहोगे 2 दिन सप्ताह में थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, इस तरीके से करके 3 दिन MCQ हम लोग अब इस तरीके से पढ़ लेंगे, वो चीजें चलेगी, ठीक है। लेकिन थ्योरी अब मैं जरूर पढ़ाऊंगी, मैं किसी के कहने से नहीं चलूंगी। जिस दिन होगा कि आज MCQ है, आप लोग आकर के कर लेना, ठीक है। तो क्या है, बेब्स्ट के अनुसार स्वस्थ शरीर, मन अथवा आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। मुख्यतः यह शारीरिक रोग अथवा दुख का अभाव है। आधुनिक स्वस्थता विज्ञान का भी प्रमुख उद्देश्य मानव शरीर के विभिन्न अंगों की अधिकतम पुष्टि तथा विकास एवं उनकी उच्चतम कार्यकुशलता माना जाता है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से जितना अधिक स्वस्थ होगा, वह उतना ही अधिक कार्यकुशल माना जाएगा। निम्न यानी अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं, ये आप लोग जानते ही हो कि व्यक्ति अपने शरीर और भार लंबाई के अनुपात में उचित हो, उसकी आंखें चमकीली हो, बाल चमक चमक रहे हो, इस तरीके से सारी चीजें लक्षण तो आप लोग जान ही रहे हो, ठीक। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 30 डिग्री सेल्सियस में होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। ये तीनों पैमाना तो हमारे सारे बच्चों को रट गया होगा, क्यों रट गया कि नहीं रट गया, ये सारा पैमाना आपको रट जाना चाहिए। अब यहाँ से आप देख लो, निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण क्या क्या है। यानी अगर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर बिल्कुल भी निचले लेवल पे है, पावदान पे है, तो उसका क्या क्या कारण होगा। तो आपने कहा मैम निर्धनता होगा। आप लोग जानते हो भारत में निर्धनता का बोलबाला है, ठीक। वहां पे क्या है, बहुत से लोग रहते हैं एक साथ, और वहां पे क्या है भाई, ये चीजें क्या है, गरीबों का परिवार, निर्धन परिवार के सदस्य किसी रोग से ग्रसित हो जाने पर समुचित उपचार नहीं मिल पाता है। दूसरा अज्ञानता है, हमें किसी चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है कि हम नींबू खाएं तो विटामिन C मिलेगा, अरे फेंक दो, क्या होगा नींबू, कौन खाएगा, फेंक दो, खटाई खाने से बीमार हो जाते हैं। तो ये वाली चीजें हो, गाजर, अरे इस समय में कौन गाजर खाएगा, तो ये चीजें हम नहीं जानेंगे, तो ये अज्ञानता भी है। चिकित्सा सुविधा की कमी है, ठीक, जगह जगह गांव स्तर पे भी चिकित्सा सुविधा प्रॉपर नहीं है। बुरी आदतें, जैसे हम दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये भी प्रभावित करती हैं। संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग, अब यहाँ से भोजन पचना क्यों आवश्यक है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। 1 घंटा 2 मिनट हो गया है, बहुत ज्यादा देर तक जग करके मैं क्लास नहीं शूट करूंगी, नहीं तो मेरा सारा शेड्यूल गड़बड़ होने लगेगा। 1-1 घंटे में आप लोगों का मैं क्या करूंगी, इस तरीके से थोड़ी अब मैं पढ़ाने लगूंगी। अब यहाँ स्क्रीन शॉट लेकर के मैं रख ले रही हूँ कि कहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। फिर इसी में नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का, मतलब नेक्स्ट डे ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम मैं विधिवत लिख दूंगी, ऊपर थंबनेल बनाऊंगी तो, कि पार्ट 3 चैप्टर का ये नाम है, और आप लोग वहां से खोज करके पढ़ाई अपना शुरू कर देना, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। कैसा क्लास था आप लोग जरूर बताना, इस तरीके से कोशिश किया जा सकता है कि नहीं, नहीं तो नहीं होगा तो हम भी ABCD करा के निकल लेंगे, इतना डीप हमें पढ़ाने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।